हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है सुपर इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की। तो ठीक है, तो ये हमारी 10वीं वीडियो है। 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी। सारी वीडियोस जो हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बनाई गई हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। यूपी पेट 2021 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट हैं लेकिन मैं आपको मेन जो है वही बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर कि गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, गुप्त वंश का आरंभिक राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में था। और गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश जो था वो अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक जो गुप्त की मुद्राएं हैं, जो अभिलेख हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही पाए गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का जो केंद्र था, मुख्य केंद्र था, वो उत्तर प्रदेश था। और गुप्त जो लोग थे वो कुषाणों के सामंती थे। ठीक है, कुषाणों के सामंती थे। कुषाण वंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो था कुजेल कडफेसिस। फिर उसके बाद उसकी गद्दी पे बैठते हैं विम कडफेसिस और फिर आते हैं कनिष्ठ। ठीक है, जिन्होंने बौद्ध का चौथा सम्मेलन आयोजित किया था। ठीक है, इनके बारे में और आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो कुषाणों के बाद मध्य भारत का बड़ा भाग मुरुंडो के अधिपत्य में आया था। ठीक है, उन्होंने 250 ईस्वी तक राज्य किया। तत्पश्चात गुप्त अधिपत्य शुरू हुआ था। ठीक है, तब गुप्त का काल जो है वो शुरू होता है। और अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर विकेंद्रीकरण पाया जाता था। ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता था। और गुप्तों की उत्पत्ति का प्रश्न जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गुप्त थे इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या क्या मत दिए गए हैं। तो अलग अलग इतिहासकार इसमें अलग अलग राय देते हैं। जैसे कि केपी जायसवाल कहते हैं कि ये शूद्र जाति के थे, शूद्र में जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। जबकि रोमिला थापर जो है वो कहती हैं ये वैश्य थे। गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार ये सब क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, हेमचंद्र राय चौधरी जो हैं ये इन्हें जो है ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, और मेन पॉइंट एक और आपको याद रखना है कि जो एक गुप्त वंशीय लोग थे ये धारण गोत्र के थे। ठीक है, धारण गोत्र के थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी वो थी प्रभावती गुप्त, जिसने पूना ताम्रपत्र लिखा था। ठीक है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है जिसके बारे में जो हमें जानकारी पूना ताम्रपत्र में मिलती है। ठीक है, और यह गोत्र उनके पिता का ही था क्योंकि उनका पति वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये चीज़ याद रखना कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अभिलेख से समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमार गुप्त का विलसड स्तंभ लेख और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये हमें जो है गुप्त वंश के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में मैं आपको बता दूं, अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम जो था वो था श्रीगुप्त और उनका जो उत्तराधिकारी था वो था घटोत्कच। तो आपसे अगर पूछता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था तो श्रीगुप्त आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराधिकारी उनका पुत्र बना था जिनका नाम था घटोत्कच। ठीक है, परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। ठीक है, जिसे जो है महाराज अधिराज की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तो आप चंद्रगुप्त प्रथम जो है
टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संस्थापक बताओ तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इसे इतिहास में एक नए सावंत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, गुप्त सावंत जिसे हम कहते हैं, ये तथा शाक सावंत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। ठीक है, गुप्त सावंत और शाक सावंत। और भी बता दूं मैं कि इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे। ठीक है, किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, कुमार देवी जो थी वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। और गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी कि चांदी का जो मुद्रा होता था उसका प्रचलन करवाया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि रजत नाम का चांदी का जो मुद्रा है वो किसने प्रारंभ किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक जो है समुद्रगुप्त का शासन रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त जो है शासक बना था। और कहा जाता है समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था वो काफ़ी अधिक विस्तृत हो गया था। और समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विवरण जो है वो हरिशेन के प्रशस्ति काव्य या कहें कि प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इस प्रशस्ति ये जो प्रशस्ति है में ही चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण दिया गया है इसमें। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने ही उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, और जिसमें प्रमुख थे अच्युत, ठीक है, नागसेन और गणपति नाग इत्यादि। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि दक्षिण पंथी के 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, तो दक्षिण पंथ नीति की 3 प्रमुख आधारशिलाएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है ग्रहण यानी शत्रुओं पर अधिकार, दूसरा है मोक्ष शत्रुओं को मुक्त करना, और तीसरा है अनुग्रह यानी राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। तो दक्षिण पंथ नीति के तहत जो है इन 3 नीतियों को अपनाया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो दक्षिणापथ विजय थी उसे राय चौधरी ने जो है धर्म विजय की संज्ञा दी है। ठीक है, धर्म विजय की संज्ञा दी है। और मैं बता दूं शाक, कुषाण और मुरुंड आदि शासकों ने जो है समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई थी। ये 3 विधियां कौन सी थी? आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक। ठीक है, ये 3 नीतियां अपनाई थी। तो तीनों के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, समुद्रगुप्त जो था उसने जितने भी राज्यों को जीता था और जितने भी राज्य व देश थे उसके पास, उसको उसने 5 समूहों में बांटा था उसको। ठीक है, और समुद्रगुप्त का समकालीन जो था वो लंका नरेश मेघवर्ण था। ठीक है, मेघवर्ण जो था वो समुद्रगुप्त का समकालीन था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अपनी विजय के उपरांत जो है समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ कराया था और सिक्के भी उसने जारी किए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है इसमें। और हाँ, विंसेंट स्मिथ जो हैं ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसने कहा ऐसा? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो थे वो कवि, संगीतज्ञ, वीणा वादक इत्यादि थे। ठीक है, या आप कहें कि विद्या के संरक्षक थे। वो वीणा बजाया करते थे, इस कारण जो है उन्हें वीणा वादक भी कहा जाता है। और इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, कविराज की उपाधि भी दी गई है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु
को संरक्षण दिया था। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये, वसुबंधु को संरक्षण दिया था। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने 380 से लेकर 412 ईस्वी तक जो है शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पर बैठते हैं, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नाम का एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। ठीक है, इनके बीच में रामगुप्त नाम का एक शासक भी आया था, लेकिन उनके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष चोटी पर पहुंचा था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, दोनों तरीकों से। विशाख दत्त की जो रचना है, जो कृति है, देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके कई अन्य नाम भी थे, जैसे कि देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, ये सब उनके अन्य नाम थे। ओके, और जो आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, वो ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है पाटलिपुत्र एवं उज्जैन विद्या के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, और उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी भी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण की अगर हम बात करें, ओके, नेक्स्ट जो है वो है अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। ठीक है, देखिए अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। ये कौन कौन से थे? जैसे कि कालिदास, धन्वंतरी, शपर्णक, अमर सिंह, शंकु और बेताल भट्ट और घटक पर्क, वाराह मीरा या वाराह मिहिर, वररुचि इत्यादि। ठीक है ना, तो ये सारे जो थे ये 9 रत्न थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, फाहियान भारत आया था। उसने अपनी यात्रा विवरण में मध्य प्रदेश का ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है, उसने अपने विवरण में या वितरांत में जो है मध्य प्रदेश को जो है ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त जो थे वो 1415 ईस्वी से 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक जो थे पद पे रहे थे, अपने गद्दी पे रहे थे। और मैं बता दूं इनके बारे में जो आपको फैक्ट याद रखने हैं वो ये कि कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि उनके विलसड़ अभिलेख से ज्ञात होती है। ठीक है, विलसड़ अभिलेख से ज्ञात होती है। और अंतिम तिथि जो है उनके चांदी के सिक्के से मिलती है। ठीक है, चांदी के सिक्के से मिलती है। और विलसड़ अभिलेख से ही कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन जो है वो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और यह अभिलेख जो है प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वात्स्यभट्टी ने की थी। ठीक है, और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। और मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ था। और इन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति जो है उत्कीर्ण की गई है। ठीक है, और चांदी के सिक्के पर भी मयूर की आकृति है। कुमारगुप्त के सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त शासनकाल तक गुप्तों की वंशावली मिलती है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो है स्कंदगुप्त जो है शासक बने थे, और जिन्होंने जो है हुणों का आक्रमण झेला था। ठीक है, और हुणों को जो है मार भगाया था।
ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। और स्कंदगुप्त जो थे, इन्होंने ही गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है इसका पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, पुनरुद्धार यानी कि उसको ठीक करवाया था। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। ठीक है, और उसके बाद और जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, ह्वेनसांग जो था, हेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शाक्य आदित्य के नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, स्कंदगुप्त ने जो है चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हुणों के बारे में आ गया, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, और मैं बता दूं, कुमारगुप्त जो था, कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। तो अगली वीडियो में हम प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।